नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बेटे चेतन बघेल की गिरफ्तारी और उसके रिमांड के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत को लेकर जो खुद कई खुलासे कर चुके हैं, वो ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर नहीं है कि उनके बेटे ने इतना बड़ा काम किया और गिरफ्तार हुए। दरअसल वो परेशान इस बात से है कि पप्पू बंसल बाहर क्यों है। पप्पू बंसल जो भूपेश बघेल के कभी राइट हैंड हुआ करते थे, उनके दरबार में बैठकर ये तय किया करते थे कि कांग्रेस के किस नेता को कब कब मुलाकात करनी है। दावा करने वाले तो यहाँ तक दावा करते हैं कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते पप्पू बंसल को अपना छोटा भाई बताया करते थे। आज जब उस छोटे भाई ने दगा दे दिया तो रायपुर की स्पेशल कोर्ट में बचाव पक्ष और ईडी की ओर से जो दलीलें प्रस्तुत की गई वो कम रोचक नहीं थी, क्योंकि काफी सोच समझकर 10 मार्च 2025 को छापेमारी हुई थी शराब घोटाले मामले में और उसके बाद सीधे 18 जुलाई को गिरफ्तारी हो जाती है। इस पर भूपेश बघेल को हैरानी इस बात को लेकर के हुई कि आखिर राज कैसे खुल गया, पप्पू बंसल ने जुबान कैसे खोल दी। 5 दिनों की रिमांड के दौरान की गई मनोवैज्ञानिक पूछताछ के बाद 14 दिनों की जो जुडिशरी रिमांड ली गई है, वहां यह माना जा रहा है कि चेतन बघेल बहुत लंबे से नब गए हैं, जल्दी बाहर नहीं आएंगे। वैसे ही जैसे कवासी लखमा बीते 15 जनवरी से जेल में है, सौम्या चौरसिया, रानू साहू और समीर विश्नोई के कैसे हालात हुए जेल में, ये किसी से छिपा नहीं है। फिलहाल समझते हैं इस बात को कि बचाव पक्ष के वकील फैसल रिजवी ने जो दलीलें प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने खुद बताया कि पहला मामला सहेली ज्वेलर्स से जुड़े 5 करोड़ रुपए के लोन का है, जिस पर ईडी ने कहा है कि यह बिना ब्याज का संदिग्ध लोन है। तो इसके जवाब में हमने स्पष्ट कर दिया है, यह लोन 2019 में लिया गया था। 2019 यानी भूपेश बघेल जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे तभी से तो खेल शुरू हुआ था। फरवरी 2019 को अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और शराब निर्माता कंपनी के डायरेक्टर सभी तो बैठे थे। तभी से तो पैसे की आवक शुरू हुई थी। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि जो सहेली ज्वेलर्स को 5 करोड़ रुपए दिए गए थे, उस पर 2 करोड़ 21 लाख रुपए ब्याज के चुकाए गए हैं। जबकि दूसरा मामला त्रिलोक सिंह ढिल्लन के 5 करोड़ रुपए में बेचे गए फ्लैट से जुड़ा है, जिस पर ढिल्लन पहले ही जेल में रहते हुए स्पष्ट कर चुके हैं उनके पास ये राशि कहां से आई थी। इस पर ईडी के वकील सौरभ पांडे ने भी अपना तर्क प्रस्तुत किया और बताया कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। रिमांड के दौरान चेतन बघेल ठीक जवाब नहीं दे रहा है, उनसे ठीक जवाब की आवश्यकता है। अब चेतन बघेल का तो कोई मीडिया ट्रायल हो नहीं सकता फिलहाल, लेकिन भूपेश बघेल कैमरे के सामने आकर हर दिन कुछ नई बातें कर रहे हैं, नई दलीलें दे रहे हैं। एक मंझे हुए राजनेता को ऐसा करना भी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि भूपेश बघेल इस बात को लेकर खुशी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चेतन बघेल को पूरा देश जान गया है कि उनके बेटे ने कितना बड़ा काम किया है, छत्तीसगढ़ के लिए कितना बेहतर किया है। उनका यह बयान देना था और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू की प्रतिक्रिया भी आनी थी। इन दोनों बयानों को आप ध्यान से सुनिए। तो मेरा लड़का तो सीधा खेती किसानी करने वाला, कोई राजनीति में तो थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे लड़के को अपना दुश्मन बनाया। मतलब ये तो मेरे लड़के के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसका विरोधी है। तो इसीलिए मेरे लड़के का नाम कोई जानता नहीं था, रातों रात पूरा देश जान गया। हद तो तब हो गई कि भूपेश बघेल जी बोलते मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उसके काम पर गर्व है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने पर सामान्यतः माँ बाप किस बात पर गर्व करते हैं? बहुत बड़ी कोई उपलब्धि बच्चा हासिल कर ले तो माँ बाप को गर्व होता है, पर ऐसा गर्व करना ये तो समझ से परे है। राजनीति हो या कोई सार्वजनिक जीवन, यहाँ दंभ और घमंड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कभी भूपेश बघेल ने साफ तौर पर भगवा रंग का नाम लेकर जिस तरह से घृणा प्रस्तुत की थी और बजरंग दल के लोगों को गुंडा कहते हुए ये पूछा था कि वो कौन सा सामाजिक काम करते हैं। वो तारीख थी 19 दिसंबर 2022 की, जब भूपेश बघेल बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री हो चुके थे। तब वो ऐसा कह रहे थे। आज उम्मीद नहीं कि वो भगवा कलर के बारे में ऐसा कुछ कह पाएंगे, लेकिन आज उनके उस 2.5 साल पुराने बयान का जवाब भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने दिया है। वही संतोष पांडे जिन्होंने 2024 में भूपेश बघेल को लोकसभा का चुनाव हराया था। बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं। बताया तो भला इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है? वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। तो ये अंतर उन्होंने त्याग क्या मुझे बता दे। आज हड़ताल करत थे भूपेश बघेल के बेटा के समर्थन में। का भूपेश बघेल और ओखर बेटा समाज सेवा करत रहिन?
2500 करोड़ लगा के नहीं, छत्तीसगढ़ के खजाना में जेन पैसा जातीस ओला मिल बांट के अपन घर ला भरे के काम करी। भूपेश छत्तीसगढ़िया के नाम में प्रदेश ला ठगे के काम करिस। सदाचार के संग देवैया छत्तीसगढ़ कभू भ्रष्टाचार के साथ नहीं दे सका। कभी नाव पानी में तो कभी पानी नाव में, वक्त सबका आता है, वक्त का पहिया घूमता है। शायद भूपेश बघेल ने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी एक दिन आएगा। आज उनके करीबी साथी रहे कवासी लखमा जेल में है, वही कवासी लखमा जो कभी अजीत जोगी के बेहद खासम खास हुआ करते थे, लेकिन भूपेश बघेल ने उन्हें अनपढ़ जानने के बावजूद आबकारी मंत्री बनाया, उनसे अंगूठा लगवाया क्योंकि वो अनपढ़ थे। उनके लिए तो सड़कों पर उन्होंने ताकत नहीं झोंकी, अपने समर्थकों के साथ उन्होंने चक्का जाम नहीं करवाया। यही कारण है कि आज एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, जब कवासी लखमा शराब घोटाले मामले में जेल में है तो भूपेश बघेल अपने बेटे चेतन बघेल के नाम पर अडानी और हसदेव के जंगलों का जो मुद्दा उठा रहे हैं वो तभी क्यों उठा रहे हैं, तभी क्यों चक्का जाम कर रहे हैं जिस वक्त चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई। गहराई से समझने वाली बात यह है, अपने आरोप पत्र में ईडी ने बताया कि करीब 1400 करोड़ कांग्रेस के मंत्री, पदाधिकारी और नेताओं को शराब घोटाले वाले मामले में अवैध कमाई के रूप में मिले हैं। इसके अलावा शराब निर्माता कंपनियों को भी 358 करोड़ रुपए करीब मिले हैं। अनवर ढेब और अनिल टुटेजा को करीब 181 करोड़ रुपए मिले हैं। आबकारी विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को करीब 91 करोड़ रुपए मिले हैं। जिला आबकारी अधिकारी और शराब दुकान के कर्मचारियों को लगभग उतनी रकम करीब 91 करोड़ रुपए मिली है, जबकि विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह को करीब 60 करोड़ रुपए मिले हैं। ये कोई कोरे आरोप नहीं है, बल्कि ईडी की चार्जशीट में ऐसा लिखा हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है। और ढेर सारी ऐसी बातें जो प्रस्तुत नहीं की गई है उनके बारे में भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। वक्त 2022 का था जब भूपेश बघेल के इकलौते बेटे चेतन बघेल की शादी हो रही थी। तब वहां दावा किया गया कि एक विधायक ने उन्हें जगुआर गाड़ी गिफ्ट की है। इस बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह कुंवर सिंह निषाद का नाम सामने आ रहा है, जो बेहद फक्कड़ और गरीब विधायक कहलाते थे, लेकिन अचानक उनका आना जाना ज्वेलरी की दुकान में बढ़ गया। 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उनका रहन सहन और उनकी खरीदारी जिस तरह से एकाएक बढ़ गई, इसकी भी जांच करना बहुत जरूरी है कि कैसे 5 साल में एक झोपड़ा तो महल बन सकता है। लेकिन उसके अलावा जो नई जानकारी आई है, ग्राम रौना जो अर्जुनदा कांदू रोड पर स्थित है, इसके अलावा दुर्ग की ऋषभ ग्रीन सिटी में भी कोई फ्लैट खरीदा गया है। इस फ्लैट के लिए पैसे कहां से आए? अर्जुनदा के अलावा मोहंदी पार्ट में भी पेट्रोल पंप खरीदे गए। ये दो पेट्रोल पंप क्या विधायक को मिलने वाली तनख्वाह से खरीदे गए? इसी तरह जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि संचेती ज्वेलर्स, राजेश बाफना और भूपेश बघेल के दामाद क्षितिज चंद्राकर के अलावा वकील देशमुख की क्या भूमिका रही, जिनके गुंडरदेही के विधायक कुंवर सिंह निषाद से प्रगाढ़ संबंध रहे। हम बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करते, ढेर सारे प्रमाण हैं। कई जिम्मेदार लोगों ने जब हमें जानकारी दी तो ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने उन ज्वेलर से संपर्क करने की कोशिश की और पड़ताल की। आसपास के लोगों से भी जो पुख्ता जानकारी मिली है, जांच तो होनी चाहिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मैं एक बार फिर वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से कुंवर सिंह निषाद महंगी जगुआर गाड़ी के साथ नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी भी तस्वीर में नजर आ रही होगी। दावा किया गया कि एक चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी थी और चुनाव से पहले कुंवर सिंह निषाद का जीवन कैसा था यह भी किसी से छिपा नहीं है। बेटे को बचाने के लिए भूपेश बघेल ने पूरी राजनीतिक ताकत झोंक दी। इससे पार्टी आला कमान कितना खुश है यह भी गहरे अध्ययन का विषय है, क्योंकि गांधी परिवार की ओर से अभी तक चेतन बघेल के समर्थन में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जो बयान आ रहे हैं वो खुद भूपेश बघेल दे रहे हैं और बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने विधानसभा के अंदर अडानी का मुद्दा उठाया, जंगलों की कटाई की हमें चिंता है। जबकि गहराई से समझने वाली बात यह भी है कि भूपेश बघेल जब तक मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक एक कर अडानी के लिए पूरे रास्ते साफ किए, जिस पर हमने पिछले एक वीडियो में भूपेश बघेल के उस बयान को भी सुनाया था। आज सरकार की ओर से जिम्मेदार मंत्री ओपी चौधरी सामने आए हैं, तारीखों तथ्यों के साथ भूपेश बघेल को चुनौती दे रहे हैं। जब उन्होंने अडानी के लिए रास्ता साफ किया, जंगल कटाई की अनुमति दी, तो आज चेतन बघेल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जंगलों की चिंता क्यों हो रही है? कांग्रेस से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भूपेश बघेल जी के टाइम पर 16 अक्टूबर 2019 को जन सुनवाई नहीं कराई गई थी? क्या 31 मार्च 2021 को गारेपेलमा सेक्टर 2 के लिए पर्यावरण स्वीकृति की सिफारिश तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था? क्या 19 अप्रैल 2022 को कांग्रेस के भूपेश बघेल जी के सरकार रहते हुए फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 के स्वीकृति की सिफारिश नहीं की गई थी? चौथा,
क्या 23 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 2 की सिफारिश भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार रहते हुए नहीं की गई थी? ये भी मैं पूछना चाहता हूं कि महाजेनको ने, महाराष्ट्र की पावर जनरेशन कंपनी ने अडानी को जो एमडीओ बनाया है अडानी ग्रुप को, क्या उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन की सरकार नहीं थी? इन 5 सवालों का पहले जवाब देना चाहिए कांग्रेस को, और इनको जवाब देना चाहिए कि भूपेश बघेल जी के बेटे को बचाने के लिए जिस तरह से पूरे कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा करके सड़क पे उतरी है, क्या वही चीज दूसरे नेताओं के लिए करेगी या नहीं करेगी? ईडी की ओर से लगातार शराब घोटाले मामले में छापेमारी की जाती रही, साथ ही साथ ईओडब्ल्यू की भी छापेमारी होती रही। भिलाई में 19 मई को एक छापेमारी की गई थी ईओडब्ल्यू की ओर से। कई उद्योगपतियों के संदिग्ध आचरण की जांच की गई, जिसमें महादेव सट्टा में संलिप्त रहने वाले आईपीएस जो एक आरोपी हैं प्रशांत अग्रवाल के साड़ू विशाल अग्रवाल के ठिकाने पर भी छापे मारी गई। कई अन्य उद्योगपतियों के यहाँ छापेमारी की गई, लेकिन ये छापेमारी महादेव सट्टा के पैसों को लेकर नहीं थी। ये छापेमारी थी शराब घोटाले से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। ये छापेमारी तो इस बात की थी कि जो अरबों का शराब घोटाला हुआ, सैकड़ों करोड़ रुपए बांटे गए, तो वो पैसे घर में तो रख नहीं सकते थे। तो भिलाई के एक नवोदित उद्योगपति गोविंद मंडल जैसे लोगों को 3-4 साल में अरबपति उद्योगपति बना दिया गया। गोविंद मंडल के पास ये पैसे कैसे आए? ऐसे ढेर सारे तथ्य हैं जिन्हें समझना होगा कि कुंवर सिंह निषाद और गोविंद मंडल जैसे लोग रातों रात ऐसा कौन सा गुल खिलाते रहे, कौन सा चमत्कार करते रहे जो उनकी धन संपदा रातों रात बढ़ गई। लेकिन अब चूंकि चेतन बघेल की गिरफ्तारी हो गई है, पुराने आबकारी मंत्री जेल में हैं, तो यह माना जा सकता है कि अब शायद ही कोई बचेगा। जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, कुछ नाम हमारे पास हैं, लेकिन नामों को कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है, इसलिए हम नामों का खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन नामों का खुलासा हो गया है, जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हो गए हैं, ऐसे आबकारी विभाग से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी जिनके बारे में पता चल गया है कि किसे कितनी कितनी रकम मिली है, बाकायदा पेटियों की संख्या के हिसाब से कमीशन तय किया गया था। आज इन अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि बहुत आवश्यक है कि ऐसे लोग जेल में जाएं। एक बार मैं फिर उन आबकारी अधिकारियों के नामों की श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप देख सकते हैं कि कैसे अनिमेश नेताम, विजय सेन शर्मा, अरविंद कुमार पटले, प्रमोद कुमार नेताम, जनार्दन सिंह कौरव, इकबाल खान, रामकृष्ण मिश्रा, विकास गोस्वामी, नितिन खंडूजा। आप ध्यान से नामों को देखिए, आगे कुछ और भी नाम है। बाकायदा शराब की पेटी की संख्या दी हुई है और किसे कितना कितना रुपए मिला, आप देख के हैरान हो जाएंगे। किसी को 7 करोड़, किसी को 6 करोड़, किसी को 4 करोड़, किसी को 2 करोड़। ये वो नाम है जो रसूखदार अधिकारी होते थे। नवीन प्रताप सिंह तोमर, इनके विरुद्ध बाकायदा आरोप पत्र दाखिल है सारे नामों पे। मंजूश्री कसेर, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनिक, मोहित कुमार जायसवाल, नीतू नोतानी, गरीबपाल सिंह दर्दी, नौर सिंह ठाकुर, ये सारे नाम ईडी की चार्जशीट में उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए भूपेश बघेल की चिंता ज्यादा थी कि जब इतने सारे आरोपी हैं तो 20% ही क्यों गिरफ्तार हुए, सबको गिरफ्तार होना था। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या भूपेश बघेल मुख्यमंत्री नहीं होते तो चेतन बघेल की ओर से ऐसी उम्मीद की जा सकती थी, जिन कारणों से वो जेल में है, जिनकी वजह से जेल में है, वो भूपेश बघेल आज जेल के बाहर हैं, जबकि वो खुद महादेव सट्टा वाले मामले में एफआईआर में दर्ज आरोपी हैं। सत्ता, सम्मान और पद क्या हर किसी को पच पाता है? भूपेश बघेल का यदि उदाहरण ले लें तो हम कह सकते हैं कि उन्हें अपनी पोजीशन हजम नहीं हो रही थी, तभी तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही। राधिका खेड़ा के साथ उनके मुख्यमंत्री रहते। कांग्रेस कार्यालय में जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने उस लड़की के साथ देने की बजाय अपने खासम खास सुशील आनंद शुक्ला का साथ दिया था, जिससे आहत होकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। जिन दिनों कांग्रेस की प्रवक्ता थी, अंदर खाने की कुछ बातें बता रही हैं जिन्हें गहराई से हमें समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वघोषित कक्का भूपेश बघेल के दरबार के 2 अनमोल रतन। देवेंद्र तो भूपेश बघेल के युवान मितान क्लब का चेहरा और महादेव ऐप में कक्का का फ्रंट। महादेव ऐप की सेटिंग से लेकर वसूली तक कक्का के लिए ये सब कुछ करता था। जो कक्का कहेंगे वो देवेंद्र यादव करेगा। और कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि कवासी ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। उनका विभाग की हर फाइल मुख्यमंत्री निवास से ही चलती थी। उन्हें सिर्फ साइन या अंगूठा लगाने के लिए भेजी जाती थी। मतलब उनके मंत्रालय का असली मंत्री खुद कक्का थे। तो जब ये दोनों भ्रष्ट साथी पकड़े गए, इन्हें जेल हुई, तो कोर्ट में ना कक्का दिखे ना चक्का जाम करते हुए। क्यों? क्योंकि भूपेश ये जानते थे कि ये दोनों दोषी हैं। उनके लिए लड़ने नहीं आए, क्योंकि असली मास्टरमाइंड तो स्वयं कक्का है।
राजनीति के बारे में कहा जाता है कि काजल की कोठरी है, यहाँ रहकर अपने दामन को साफ सुथरा दिखा पाना या साफ सुथरा काम कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अलावा भाजपा में भी कई ऐसे नेता हैं जिनके दामन दागदार हैं, उनकी भी गतिविधियों की बारीकी से पड़ताल होनी चाहिए, कोई किसी भी दल का हो, लेकिन जनता की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जब कोई नेता शपथ लेता है तो वहां उनकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। बस्तर से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने खुद स्वीकार किया है कि वो छत्तीसगढ़ में खनिज निगम के अध्यक्ष बनने के लिए 3 करोड़ का सौदा किसी से कर चुके थे, 41 लाख रुपए दे दिए थे। इनका नाम है संतोष कटारिया। इन्होंने विधिवत शिकायत दर्ज कराई है और दावा किया है कि किसी महिला ने खनिज निगम का चेयरमैन बनाने के लिए उनके साथ ठगी की है, झूठे सब्जबाग दिखाए, 41 लाख रुपए उनसे एंड भी लिए, 3 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। जब नेता खुद आगे आकर बता रहे हैं कि वो इस सौदेबाजी में संलिप्त थे, ऐसे में समझ लेना चाहिए कि राजनीति में कुछ लोग खाली सौदेबाजी के लिए आते हैं, काम धंधा चमकाने के लिए आते हैं, अपना वजूद मजबूत करने के लिए आते हैं, जनता और समाज की सेवा के लिए अक्सर लोग राजनीति में नहीं जुड़ते। जबकि हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। ज़्यादातर बुरे लोग राजनीति में आते हैं, इसलिए राजनीति बदनाम होती है। अच्छे लोग राजनीति में आए, इसे अपने कैरियर समझें, देश और समाज के लिए अपना योगदान दें। हमारा सबसे आह्वान है राजनीति की सुचिता के लिए अपना भरपूर योगदान दें, जिससे देश और समाज समृद्ध हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।